नमस्कार साथियों, मैं प्रभु दयाल हंस प्रवक्ता हिंदी एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हूँ। प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के गद्य खंड से जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा लिखा हुआ निबंध बाजार दर्शन। पिछले वीडियो में हम जैनेन्द्र कुमार जी का जीवन परिचय पढ़ चुके हैं। 1905 में उनका जन्म हुआ, 1990 में निधन हुआ। आज इस वीडियो में हम बाजार दर्शन का जो मूल पाठ है वो आपके बीच प्रस्तुत करेंगे। तो प्यारे साथियों, बाजारवाद क्या है, इसकी प्रवृत्तियां क्या हैं, इसकी कमजोरियां क्या हैं, उन सब पर जैनेन्द्र कुमार जी अपना बेबाक विचार रखते हैं। आपको इस निबंध को पढ़कर यह लगेगा कि निसंदेह जैनेन्द्र कुमार जी किसी भी गंभीर से गंभीर बात को बड़ी सहजता से आप सभी के बीच उपस्थित करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं बाजार दर्शन। एक बार की बात कहता हूँ, मित्र बाजार गए तो थे कोई एक मामूली चीज लेने, पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास थे। मैंने कहा, यह क्या? बोले, यह जो साथ थी। उनका आशय था कि यह पत्नी की महिमा है। उस महिमा का मैं कायल हूं। कायल होना माने उससे प्रभावित होना, उसका प्रशंसक होना। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है। किस विषय में? खरीदारी के विषय में। जब उन्होंने मित्र से पूछा तो मित्र यह बताने का प्रयास कर रहे थे कि यदि ये नहीं होती तो मैं इतने सारे बंडल खरीद के नहीं लाता। और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। यह व्यक्तित्व की बात नहीं है, स्त्रीत्व की बात है कि स्त्रियों को खरीदारी में कुछ पुरुषों से ज्यादा ही आनंद आता है। स्त्री माया ना जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं? फिर भी सच सच है, और वह यह इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। जैनेन्द्र कुमार जी कहते हैं कि खरीदने का मन तो सबका ही रहता है, पर पत्नी की ओट लेकर उसके बहाने से हम भी मनचाही खरीदारी कर लेते हैं। मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है, विशेष रूप से है, और वह तत्व है मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। पैसा पावर है, पर उसके सबूत में आसपास माल टाल ना जमा हो तो क्या वह खाक पावर है? जैनेन्द्र कुमार जी कहते हैं कि यदि हमारे पास पैसा है और वो पैसा दिखता नहीं है, उस पैसे को दिखाने के लिए हमने बहुत अच्छा मकान नहीं बनाया है, बहुत सारी सुविधाएं नहीं जुटाई हैं, तो लेखक कहता है कि फिर वो पैसा कुछ पावर नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। पैसा तब शक्ति है जब वह लोगों को दिखाई दे। पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पर माल असबाब मकान कोठी तो अनदेखे भी दिखते हैं। यदि हमें यह देखना होगा कितने पैसे हैं तो बैंक की पासबुक देखनी पड़ेगी, पर ताकत तो वह जो बिना दिखाए दिख जाए, और वह दिखती है माल असबाब, दुनिया भर के सुख सुविधाएं, दुनिया भर की शानो शौकत के सामान, मकान कोठी, इन सब को देख करके लोगों के पैसे वाला होने का अंदाजा लगाया जाता है। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। परचेजिंग पावर के प्रयोग में, परचेजिंग पावर का प्रयोग क्या है कि हम खरीदने की कितनी शक्ति रखते हैं। परचेज करना मतलब खरीदना, कि हमारे अंदर कितनी शक्ति है, हम कितनी खरीदारी कर सकते हैं। असलियत में इस खरीदारी में ही उस पैसे की पावर का आनंद है। लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं। वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं, वे पैसा बहाते नहीं हैं, और बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि और संयम पूर्वक वह पैसे को जोड़ते जाते हैं, वह पैसे की पावर को
इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है। बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से भरा फूला रहता है। तो दो तरह के लोगों की बात यहाँ जैनेन्द्र जी कर रहे हैं। एक तो वो लोग जो ये मानते हैं कि पैसा पावर है और वह पावर जब तक दिखती नहीं है तब तक उसका कोई महत्व नहीं है। और वो दिखेगी कैसे? खरीदारी से। आप अच्छा मकान बनाइए, उसमें पैसा खर्च करिए, अच्छी दुकान बनाइए, अच्छा रहन सहन रखिए, आपके जो कपड़े हैं वो अत्यधिक महंगे हों। एक लोग तो वो हैं एक तरह के जो ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी में पैसे की पावर समझते हैं, ताकत समझते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो फिजूल खर्ची में जरा भी ध्यान नहीं देते, उनका जरा भी विश्वास नहीं है, संयमी होते हैं। फिजूल माने व्यर्थ के सामान को व्यर्थ ही समझते हैं, पैसा बहाते नहीं हैं। और वो ये मानते हैं, उन्हें पता है कि इसमें पावर है और उसकी परीक्षा के लिए हमें इसके प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। वे पैसे वाले होने के कारण मन ही मन में फूले रहते हैं, उनका मन गर्व से भरा रहता है। मैंने कहा ये कितना सामान ले आए? मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया, कहा यह देखिए सब उड़ गया, अब जो रेल टिकट के लिए भी बचा हो। उन्होंने अपना पर्स दिखा दिया कि इसमें जितना पैसा था वो सब उड़ गया, अब रेल टिकट के लिए भी शायद ही बचा हो। मैंने तब तय माना कि और पैसा होता और सामान आता। वह सामान जरूरत की तरफ देखकर नहीं आया, अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में आया है। हमारी जरूरत कितनी थी? 10 रुपए की, 200 रुपए की, 2000 की, वो नहीं देखा। केवल ये देखा गया कि पैसा कितना है। यदि जेब में 10,000 है तो खरीदारी भी 10,000 के आसपास की ही होगी। यदि हम जरूरत देखते हैं तो फिर पैसा नहीं देखा जाता, फिर जरूरत देखी जाती है कि हमें चाहिए क्या। आपकी जेब में भले ही 10,000 रुपये हो, लेकिन आपको चाहिए 1 रुपए की चीज, तो फिर आप अनावश्यक खर्च नहीं करेंगे। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी बात का बड़ा महत्व है, एक और भी महत्व का तत्व है जिसे नहीं भूलना चाहिए। उसका भी इस कर्तव्य में बहुत कुछ हाथ है और वह महत्व है बाजार। मैंने कहा यह इतना कुछ नाहक ले आए। नाहक माने व्यर्थ में। मित्र बोले कुछ ना पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल है। ये बहुत बार प्रश्न आता है 1 नंबर में कि बाजार है कि शैतान का जाल है। बाजार क्या है? शैतान का जाल। ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि बेहया ही हो जो न फंसे। कहते हैं कि बाजार जो है वो शैतान का जाल है कि उससे बचना बड़ा मुश्किल है। इतने बड़े बड़े शोरूम हैं, उनमें अलग अलग चीजें इतनी अच्छे से प्रदर्शित की जाती हैं कि ना चाहते हुए भी हमारा मन उनकी ओर खिंचता है। कोई बेहया, जिसको हया ना हो, शर्म ना हो, बस वही भले ही बच जाए उससे, लेकिन ज्यादातर तो लोग उसमें फंस ही जाते हैं। मैंने मन में कहा ठीक, बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ, मुझे देखो, मेरा रूप और किसके लिए है, मैं तुम्हारे लिए ही हूं। नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है, अजी आओ भी। इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं है। आग्रह तिरस्कार जगाता है, लेकिन ऊंचे बाजार का जो आमंत्रण है वो मूक होता है और उससे चाह जगती है। चाह मतलब अभाव। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके अपने पास काफी नहीं है, और चाहिए और चाहिए। लेखक कहते हैं कि जब हम बाजार को देखते हैं तो वो आमंत्रित करता है कि मुझे लूटो, मैं जो सजा हुआ रखा हूं ये किस लिए? ये तुम्हारे लिए है। यदि तुम्हें नहीं चाहिए कुछ तो देखने में क्या हर्ज है। और ये उनका एक तुरुप की चाल होती है। ये बहुत बार आप बाजार जाएंगे, दुकानों पे जाएंगे,
तो वहाँ बाजार में आपको कुछ चाहिए तो दुकानदार कई सारी चीज़ें तो अनावश्यक आपको बता देगा। आपको मान लीजिए नमक चाहिए बाजार से, वो आपको बताएगा कि देखिए टमाटो सूप भी आया है नए वाला, आपको बताएगा कि देखिए एलोवेरा वाला टूथपेस्ट भी आया है। वो आपको 10 अन्य तरह की चीज़ें विकल्प के रूप में दिखाएगा। आप कपड़े खरीदने जाएंगे, एक कमीज चाहिए, पैंट चाहिए, एक जोड़ी आपने ले लिया, दुकानदार बोलेगा अरे साहब रुकिए, ला भाई वो फलानी चीज़ लेके आ, वो नया माल आया है, और कई तरह की चीज़ें आपके सामने डाल देगा। ना चाहते हुए भी आपका मन उनमें फंस जाएगा और आपको खरीदारी करनी पड़ जाएगी। यहाँ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ये कहते हैं, इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं है। आग्रह क्या होता है? दुकानदार गए, आइए जी, बैठिए जी, देखिए जी। ये आग्रह जो होता है, निवेदन जो होता है, ये तिरस्कार जगाता है। आपसे कोई आग्रह कर रहा है और आप खरीदते नहीं हैं तो कहीं ना कहीं मन में एक विरक्ति सी आती है, मन में एक अपमान सा महसूस होता है, आप नहीं खरीदते हैं तो। लेकिन बाजार का जो आमंत्रण है, ऊंचे बाजार का, ऊंचे बाजार मतलब अब जो बड़े मॉल वगैरह बन रहे हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, ये जो ऊंचा बाजार जिसे कहा है लेखक ने, उसमें चीजें बताने की आवश्यकता नहीं है, वो डिस्प्ले होती हैं, दिखती हैं, और वो बिना किसी को दिखाई दिए आपको इशारे कर करके बुलाती हैं कि आओ मुझे लूटो, मुझे खरीदो। ये आग्रह नहीं है पर इससे चाह जगती है। ये जो आमंत्रण है मूक है, मौन है, ये हमारे हृदय में उन चीजों को खरीदने के लिए इच्छा पैदा करता है। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है उसके पास अभी काफी नहीं है, उसे और चाहिए। मेरे यहां कितना परिमित है, परिमित माने सीमित, कम, और यहां कितना अतुलित, अतुलित माने जिसे तोला ना जा सके, जिसे मापा ना जा सके। ओह, कोई अपने को ना जाने तो बाजार का यह चौक उसे कामना से विकल बना छोड़े। यदि कोई अपने को नहीं जानता है उसे चाहिए क्या, तो ये जो चौक है ये कामना माने इच्छा से, विकल माने व्याकुल बना दे, परेशान कर दे, चैन ना मिले एक पल के लिए भी, मन में ये रहे कि वही चीज लेनी है। विकल क्यों? असलियत में पागल, असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए यह बेकार बना डाल सकता है। एक और मित्र की बात है, दोपहर के पहले के गए गए बाजार से कहीं शाम को वापस आए तो खाली हाथ। दोपहर के गए हुए थे, दोपहर से पहले के, और शाम को आए तो खाली हाथ आए। मैंने पूछा कहाँ रहे? बोले बाजार देखते रहे। मैंने कहा बाजार को देखते क्या रहे? बोले क्यों बाजार? तब मैंने कहा लाए तो कुछ नहीं। बोले हाँ, पर यह समझ में आता था कि ना लूं तो क्या, सभी कुछ तो लेने को जी होता था। कुछ लेने का मतलब था शेष सब कुछ छोड़ देना, पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इससे मैं कुछ भी नहीं ले सका। अब एक स्थिति ये भी है, व्यक्ति बाजार में जाता है, 10 चीजें उसने देखी, 10 की 10 उसे पसंद आ गई, लेकिन वो इतनी गुंजाइश नहीं है कि वो सब खरीद ले, और सब नहीं खरीद सकता तो कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा, और छोड़ना वह कुछ चाहता नहीं है, और इसलिए वह कुछ भी लेकर नहीं आता, खाली हाथ चला आता है। मैंने कहा खूब, पर मित्र की बात ठीक थी। अगर ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो तो सब ओर की चाह तुम्हें घेर लेगी। यदि आपको यह नहीं पता है कि आपको बाजार से चाहिए क्या, तो जितनी भी चीजें आप देखेंगे वो सब चीजें, हनुमान जी का प्रसंग जो आता है, पर्वत पे गए थे जड़ी बूटी के लिए, और वहां सुषेण वैद्य ने बताया था कि वो सबसे चमकदार जड़ी बूटी है, तुम देखोगे तो वो अपने आप ही तुम्हें आमंत्रण सा देती हुई लगेगी।
हनुमान जी गए तो प्रत्येक जड़ी बूटी वहाँ चमकदार और हरेक उसे अपनी ओर खींचती हुई सी लगे। सबरी लगे मलूक कौन सी है ले जाऊं। हनुमान जी दुविधाग्रस्त हो जाते हैं और वही दुविधा बाजार में घुसने के बाद प्रत्येक मनुष्य महसूस करता है। अगर तुम्हें नहीं पता है तो चाह तुम्हें घेर लेगी और तब परिणाम त्रास ही होगा। त्रास माने दुख। गति नहीं होगी, न कर्म, ना तो कहीं कोई निर्णय निकलेगा, ना कोई काम होगा, ना खरीदारी होगी। केवल दुख आपके हृदय में बसा रहेगा। बाजार में एक जादू है, वह जादू आंख की राह काम करता है। वह रूप का जादू है, पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। एक प्रश्न ये आ जाता है कि बाजार का जादू किस राह काम करता है। बाजार का जादू जब चढ़ता है तो वह आंखों के रास्ते चढ़ता है। आंखें देखती हैं और देख करके वो बाजार के जादू में फंस जाते हैं। जैसे चुंबक पर लोहे का जादू चलता है, वैसे ही इस जादू की भी अपनी मर्यादा है। वो कब चढ़ता है? जब जेब भरी हो और मन खाली हो। यह ध्यान रखें, महत्वपूर्ण बात है। बाजार का जादू तब असर करता है जब हमारी जेब भरी होती है और मन खाली होता है। मन खाली से तात्पर्य है हमारे मन में चाह होती है। हम ये निश्चित नहीं कर पाते कि हमें क्या चाहिए, बस खालीपन है, कुछ भी मिल जाएगा तो हम ले लेंगे। और जेब भरी हो से तात्पर्य है कि जेब में बहुत सारे नोट हो, धन हो। ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। जेब तो भरी हुई हो और मन में इच्छा ही इच्छा। जेब खाली पर मन भरा ना हो तो भी जादू चल जाएगा। जेब भरी है, मन खाली है, तब तो आप खरीदारी करेंगे ही करेंगे, खूब जादू चलेगा। पर जेब खाली है और मन भी खाली है, ऐसी स्थिति में भी जादू काम करता है। खरीदारी भले ही नहीं होती, पर दुख अवश्य उस व्यक्ति को महसूस होता रहता है, एक बेचैनी महसूस होती रहती है। मन खाली है तो बाजार की अनेक चीजों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। कहीं हुई उस वक्त जेब भरी तो फिर वह मन किसकी मानने वाला है। यदि जेब भरी है तो फिर मन नहीं मानेगा, फिर तो कुछ ना कुछ खरीद कर ही मानेगा। मालूम होता है यह भी लूं वह भी लूं, सभी सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है, पर यह सब जादू का असर है। जादू की सवारी उतरी कि पता चलता है कि फैंसी चीजों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती बल्कि खलल ही डालती है। फैंसी चीजों की बहुतायत माने अधिक मात्रा। अब हम बाजार से चीजें लाते हैं अपनी सुविधा के लिए, लेकिन अधिकाधिक सुविधाएं हमें आराम देने की बजाय हमारी समस्याएं और बढ़ाने का कार्य करती हैं। थोड़ी देर को स्वाभिमान को जरूर सेंक मिल जाता है। हम बाजार गए हैं और बिना खरीदे आ गए तो अपमान महसूस करते हैं, और खरीद के आए, खूब खरीद के आए तो एक स्वाभिमान की तुष्टि हो जाती है। हम संतुष्ट हो जाते हैं कि गए थे बाजार तो कुछ लेके आए हैं, पर इससे अभिमान की गिल्टी की और खुराक ही मिलती है। पर इसमें अभिमान की जो गांठ है, गिल्टी है, उसको और खुराक मिलती है। हम अभिमानी हो जाते हैं, एक अलग तरह की गांठ मन में बनने लगती है। जकड़ रेशमी डोरी की हो या रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण, क्या वह कम जकड़ होगी? कहीं कोई रस्सी है, अब रस्सी यदि वो बहुत मुलायम है, फैंसी है, सुविधाजनक लग रही है, तो केवल वो रेशम की होने के कारण उसकी जकड़ में कहीं कमी नहीं आती। जो फैंसी चीजें हैं वो फैंसी होने के नाते कोई बहुत ज्यादा सुविधा, बहुत ज्यादा आराम हमारे लिए नहीं देती हैं। किसी व्यक्ति को मान लीजिए कोई फंदा बनाना है या गले में फंदा डाल दिया है, वो किस रस्सी का है, वो चाहता है कि जी मुझे तो बहुत मुलायम रस्सी से
बांधा जाए तो असलियत में वो मुलायम रस्सी जो है वो भी जकड़ में कहीं भी कम नहीं होती। उसकी मुलायम जो विशेषता है वो कहीं भी आपको आराम नहीं देती। और उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है, वह यह कि बाजार जाओ तो खाली मन ना हो। एक ये तरीका है कि आप बाजार जा रहे हो तो मन को खाली मत रखो। मन को खाली मत रखना मतलब कि इच्छाएं मत रखना। मन भरा होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपको चाहिए क्या, या ये पता होना चाहिए कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मन खाली हो तब बाजार ना जाओ। कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए। पानी भीतर हो तो लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है। लू का लूपन, लू का जो प्रभाव है वो समाप्त हो जाता है जब पेट में पानी हो। खाली पेट होगा तो वो आपको ज़्यादा दुखी करेगा, वो आपको बीमार कर सकता है। मन लक्ष्य में भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला ही रह जाएगा। और लक्ष्य क्या, हम तय कर चुके हैं कि हमें ये चाहिए। हम घर से निकले, 10 रुपये डाले, हमें 10 रुपये की ये चीज़ चाहिए, और हम गए बाजार में, उसी दुकान पे रुके जहाँ हमें वो चीज़ मिलनी थी, वहाँ से वो चीज़ खरीदी। सारा बाजार जो का त्यों है, कोई आमंत्रण नहीं, कोई निमंत्रण नहीं, कोई शैतान का जाल नहीं। हमारे मन में जो लक्ष्य था, जो हमारा मन भरा हुआ था, उसकी वजह से बाजार आपको टका सा देखता रह जाता है, कुछ कर नहीं पाता, आप पे उसका असर नहीं होता। तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा, बल्कि कुछ आनंद ही देगा। तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा, क्योंकि तुम कुछ ना कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। बाजार की असली कृतार्थता, अब आप देखिए, आप जो चीज लेने गए थे वो आपको मिल गई। अब मिलने के बाद आप वहां से चले गए। अब वह घाव नहीं दे सकता, बल्कि कुछ आनंद देगा। आपको जो चाहिए था वो मिल गया, मन की इच्छा पूरी हुई। बाजार तब आपसे कृतार्थ होगा, तब उसका औचित्य सिद्ध होगा, तब उसकी सार्थकता होगी, क्योंकि तुम उसे कुछ सच्चा लाभ दे करके जा रहे हो। इसलिए बाजार की कृतार्थता क्या है, आवश्यकता के समय काम आना। जबरदस्ती की चीजों को आपके सर पे लादना बाजार की कृतार्थता नहीं है। तो प्यारे साथियों, आज इतना ही। अगले वीडियो में इसकी अगली कड़ी लेकर हम आपके बीच उपस्थित होंगे। मैं समझ रहा हूं कि आपको यह पाठ अच्छे से समझ आ रहा होगा। यदि कहीं किसी तरह की परेशानी आपको लग रही है तो आप बेझिझक मुझे कमेंट करिए, ताकि मैं आगे से उस चीज़ का ध्यान रख सकूं। आप सभी का हार्दिक आभार कि आप लगातार हमें देखते हैं, सुनते हैं। कई साथी इस पे लगातार कमेंट भी करते हैं, उन सब का विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करता हूं। इन कमेंट्स के माध्यम से, आपके सुझावों के माध्यम से, आपके लाइक के माध्यम से, शेयर के माध्यम से, आपके सब्सक्राइब के माध्यम से किसी भी यूट्यूबर को एक आत्मसंतुष्टि होती है अपने काम के प्रति। उसे लगता है कि जो मैं काम कर रहा हूं वो लोगों तक ठीक ठाक पहुंच रहा है। इसलिए आपको भी यदि लगे तो आप यथासंभव सुझाव दीजिए, टिप्पणी करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार।